गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आधार क्लासेस के यूट्यूब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। प्रिय बच्चों, आज अपन संस्कृत एजुकेशन डिपार्टमेंट अभी जो हाल ही में एग्जाम हुई थी सेकंड ग्रेड की वरिष्ठ अध्यापक की, उसमें जो केमिस्ट्री का पेपर आया था उसका सोल्यूशन देखते हैं। देखो, केमिस्ट्री के पेपर का लेवल अच्छा था बच्चों, फर्स्ट ग्रेड के लायक लेवल था। ठीक है, लगभग पेपर एनसीईआरटी बेस्ड था। ठीक है, लगभग पेपर एनसीईआरटी बेस्ड था। देखते हैं अपन, केवल सॉल्यूशन ही नहीं है ये, एज एक तरह से अपन कॉन्सेप्ट बिल्ड करेंगे, कॉन्सेप्ट सीखेंगे यहाँ से। ठीक है, तो विदाउट टाइम वेस्ट अपन आते हैं पहले सवाल पे। पहला सवाल था आपका फिजिकल केमिस्ट्री से। फिजिकल केमिस्ट्री से पहला सवाल पूछा गया था। ये कह रहा है कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर 1 लीटर क्षमता वाले बंद पात्र में 1 मोल PCl5 को गर्म किया जाता है। ठीक है, और ये पूछ रहा है साम्यावस्था पर 20% PCl5 वियोजित नहीं होता। इस तापक्रम पर साम्यावस्था स्थिरांक केसी का मान आप लोगों से कैलकुलेट करवाया है। अब केसी का मान कैसे कैलकुलेट करेंगे, चलिए अभी देखते हैं केसी का मान कैसे कैलकुलेट। देखो प्यारे बच्चों, अपन जानते हैं कि जब PCl5 डिसोसिएट होता है Cl3 प्लस Cl2 में चला जाता है। ठीक है, अभी क्या कर रहा है कि जब रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुई, जब T टाइम 0 है, तब आपने इसका 1 मोल लिया, तो यहाँ तो रिएक्शन हुई नहीं, तो इनके तो 0 मोल बनेंगे। बट जब T टाइम हो गया है, 1 मोल से कुछ अमाउंट डिसोसिएट हो गया है, और वो जितना डिसोसिएट होगा प्यारे बच्चों, उतना ही तो PCl3 बनेगा और Cl2 बनेगा। मान लेते हैं X बनेगा। अब चलिए सवाल देखते हैं या कि ये क्या क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि समय अवस्था पे 20% बच जाता है PCl5 पे, मतलब 80% गया, तो 20% बच गया, तो एक का 20%, ये कितना बचा, ये बचा 0.2, और बने कितने 0.8, और ये भी कितना बना। ठीक है, अब एक फॉर्मूला लगाते हैं अपन केसी वाला, और केसी में अपन ने पढ़ा था प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट Cl3 प्रोडक्ट बने हैं, और क्या था अपना रिएक्टेंट L5। ठीक है, वैल्यूज पुट करते हैं, वैल्यूज 0.8 डिवाइडेड बाई पॉइंट। ठीक है, पॉइंट से पॉइंट उठा दो, ये आ गया 4, इसको मल्टीप्लाई। सिंपल डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड सवाल पूछे जाते हैं, बशर्ते फिजिकल केमिस्ट्री में आप लोगों को यूनिट कन्वर्जन आना चाहिए। यूनिट कन्वर्जन जब तक नहीं होगा, फिजिकल के सवाल बनेंगे नहीं। तो मैं एक सवाल कहूँगा आप लोगों को। नेक्स्ट सवाल है आपका पर क्लोरिक अम्ल। पर क्लोरिक अम्ल पूछा है, और इसका संयुग्मी क्षार पूछा है। तो प्यारे बच्चों, संयुग्मी क्षार, संयुग अम्ल क्षार क्या होते हैं, अम्ल क्षार होते हैं H का डिफरेंस, H प्लस का डिफरेंस है। ये ब्रोस्टेड लोरी कॉन्सेप्ट है बच्चों। जो H प्लस डोनेट करता है वो एसिड होगा, और जो H प्लस लेता है वो बेस होगा। तो भी ये है कि पर क्लोरिक अम्ल होता है HClO4। आप इससे H प्लस हटा दें, ये बनेगा ClO4 माइनस। ठीक है, पर क्लोरिक अम्ल का क्या हो जाएगा, ClO4। विजिबल है। नेक्स्ट सवाल देखिए। देखो, बेंजीन का डायरेक्ट एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है। बेंजीन को Cl2 और अल्ट्रावायलेट लाइट में 500 केल्विन पे रिएक्शन करवाई गई है। तो सिंपल ही है, याद रखेंगे, ये प्रोडक्ट बनता है आपका गेमेक्शन। गेमेक्शन तो अपन क्या बोलते हैं, BH बेंजीन हेक्साक्लोराइड। याद रखें, आरपीएससी पता नहीं कितने एग्जाम में, केमिस्ट में, आ, और भी ग्राउंड वाटर डिपार्टमेंट में कई बार ये सवाल। ठीक है, अब देखो आपसे क्या पूछा है नेक्स्ट सवाल में। ये पूछ रहा है कि उष्मा शोषी प्रकृति, उष्मा शोषी तो एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक उष्मा शोषी का मतलब होता है कि जिस रिएक्शन को करवाने में अपन को बाहर से एनर्जी देनी पड़े, हीट देनी पड़े, एनर्जी देनी पड़े, दैट इज द एंडोथर्मिक प्रोसेस। अब एंडोथर्मिक प्रोसेस का मतलब है कि ऐसा 4 रिएक्शन दी है इसने, और ये पूछ रहा है कि कौन सी रिएक्शन करवाने में आपको बाहर से एनर्जी, बाहर से हीट देनी पड़ेगी। तो सिंपल है प्यारे बच्चों, देखो सोडियम है, सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन निकालना है, सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन निकालना है। तो प्यारे बच्चों, बिना एनर्जी के तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा ही नहीं, बिना हीट के, बिना एंथैल्पी के तो एनर्जी निकलेगा नहीं। ये भी आपका क्या है, उष्मा शोषी है।
फिर देखो O माइनस था और आपको कह रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन और ऐड करो, और ये तो बहुत बड़ी, ऑक्सीजन के पास O नेगेटिव, दैट मीन्स एक इलेक्ट्रॉन है, एक माइनस चार्ज है उस पर, और आप माइनस चार्ज में एक इलेक्ट्रॉन और ऐड करवा रहे हो, तो ये तो ब्लंडर मिस्टेक कर रहे हो। दैट मीन्स बिना एनर्जी के पार पड़ने वाली नहीं है, आप इलेक्ट्रॉन देंगे तब जाके, है ना। और ये तो ऑलवेज सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, मतलब जब इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन जोड़ दिया आपने और दूसरा इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे तो दैट इज ऑलवेज पॉजिटिव, मतलब आपको एनर्जी देनी ही पड़ेगी, तो ये तो होना ही है। और तीसरा ये क्या बोल रहा है, आर्गन को इलेक्ट्रॉन दे रहे हो, अरे आर्गन इनर्ट गैस है, और इनर्ट गैस को आप, ये तो सबसे ज्यादा मोस्ट स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है इनका, और आप इनको इलेक्ट्रॉन देके इनके साथ छेड़खानी कर रहे हो, तो देखो ओबीएस है कि इसमें भी बिना एनर्जी के तो काम पड़ेगा नहीं, ये भी है। लेकिन हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन देने से ये वाला प्रोसेस आपका उष्माशोषी प्रकृति का नहीं होगा, ठीक है, राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये कह रहा है कि एक यौगिक में 4.0% हाइड्रोजन, 24.27% कार्बन और 71.61% क्लोरीन है। इसका इंपेरिकल फॉर्मूला, मूलानुपाती सूत्र पूछा है। तो प्यारे बच्चों ऐसे सवाल करेंगे तो डायरेक्ट लिखें, आपको क्या क्या दिया है, कार्बन दिया है, आपको हाइड्रोजन दिया है, आपको Cl दिया है। कार्बन का मास होता है 12 के लगभग, हाइड्रोजन होता है 1 और 35 के समथिंग। परसेंटेज क्या दिया है, कार्बन आपको दिया है, ये क्या कार्बन कितना बोल रहा है, 24.27% बोल रहा है, हाइड्रोजन 4.07% बोल रहा है, क्लोरीन बोल रहा है 7% बोल रहा है। प्यारे बच्चों इसको इससे डिवाइड कर देंगे, इसको इससे डिवाइड कर देंगे, ऐड कर देंगे, क्या आएगा, ये लगभग, देखो एम्पिरिकल फॉर्मूले में जस्ट अपन लगभग करते हैं, तो ये लगभग 2 आ रहा है, ये 4 आ रहा है। अब प्यारे बच्चों एम्पिरिकल फॉर्मूला कहता है कि आपको सिंपलेस्ट रेशियो बनाना है, सिंपलेस्ट रेशियो बनाना है। अभी इस ये 242 आया है, इसको आप और भी ज्यादा सिंपल बना सकते हो। कैसे तो सिंपलेस्ट बनाओगे, ये 1 से ज्यादा सिंपल नहीं कर सकते। दैट मीन्स क्या कहता है, कार्बन भी एक ही है आपके पास, हाइड्रोजन आपके पास 2 हैं और Cl भी आपका है, तो आपका राइट आंसर हो Cl। CH2Cl है क्या कहीं, ठीक है। ये बच्चों सवाल देखते हैं, एल्किनो में पेरोक्साइड प्रभाव। अरे ये तो आरपीएससी के ऐसे सवाल, पैट सवाल होते हैं जो बार बार हर कंपटीशन में पूछे जाते हैं, जहाँ पे केमिस्ट्री लेना देना होता है। पेरोक्साइड प्रभाव सिंपल सी है, आप कोई भी एल्कीन ले लें, वाली एल्कीन ले लें, हाँ बशर्ते इसमें आपको एसिमेट्रिक एल्कीन ले, एसिमेट्रिक एल्कीन का मतलब है असममित को लेनी, ठीक है। सामान्य रूप से HBr का एडिशन करवाएंगे, जब पेरोक्साइड नहीं होगा तब तो रिएक्शन हो जाएगी, एडिशन रिएक्शन हो जाएगी, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, और ये किसके अकॉर्डिंग होगी, शॉर्ट में बताओ, मार्कोनिकोफ नियमानुसार होगी। दैट मीन्स मार्कोनिकोफ स्वाब कहते हैं कि जब किसी एल्किन पे, और वो भी किसमें, असममित एल्किन पे किसी ध्रुवीय अणु का योग करवाया जाता है, तो ध्रुवीय अणु का नेगेटिव पार्ट प्यारे बच्चों वहां लगता है जहां डबल बॉन्ड से जुड़े हुए कार्बन पे पहले से हाइड्रोजन की संख्या या तो नहीं है या बहुत कम या कम है, ठीक है, तो भी ऐसे ये जुड़ेगा। बट ये क्या कह रहा है, पेरोक्साइड में, पेरोक्साइड की उपस्थिति में, पेरोक्साइड है ना, इस तरह से पेरोक्साइड दे देता है आपको, और पेरोक्साइड की उपस्थिति में जस्ट रिएक्शन एंटी मार्कोनिक ऑफ हो जाता है, अब एंटी मार्को, अब आपका जो नेगेटिव पार्ट है वो वहां लगेगा जहां पहले से हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा है। तो ये क्लास में अपन ने करवाया था, ऐसी रिएक्शन से वो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म के द्वारा क्या है पॉसिबल होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं, एल्काइनों के अम्लीय व्यवहार का क्या पूछ रहा, सिंपल से कहानी, सीआरटी बेस्ड सवाल है। एल्काइन, आपने देखो प्यारे बच्चों पर बताया था कि आपकी इलीन मान लेते हैं S2 एन, ठीक है। देखिए प्यारे बच्चों इसका क्या कॉन्सेप्ट है, ये कार्बन है आपका sp का, ये वाला कार्बन, ये वाला कार्बन sp3 कार्बन, है ना। आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, बाएं से दाएं जा रहे हैं,
तो प्रतिशत एस लक्षण बढ़ते जा रहे हैं। यहाँ पे 50% एस, यहाँ पे लगभग 33, यहाँ पे लगभग, दैट मीन्स आप क्या करते जा, आप ये कह रहे हैं कि हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो प्रतिशत एस कक्षकों का कंट्रीब्यूशन बढ़ाते जा रहे हैं। दैट मीन्स लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, सॉरी लेफ्ट टू राइट जाएंगे, कंसेप्ट है कि प्रतिशत एस लक्षण क्या डिक्रीज होते जा डिक्रीज होते जा रहे हैं, 50%, 25% की तरफ जा रहे हैं। जहाँ जितने ज़्यादा प्रतिशत एस लक्षण होंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, विद्युत ऋणता ज़्यादा होगी। तब एल्काइनों की, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा होती है। इस इस कार्बन को नेगेटिव चार्ज बियर करना आराम से पॉसिबल है इस कार्बन के लिए, क्योंकि डेड कार्बन है और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा है। ठीक है, ये जो हाइड्रोजन होंगे ना, ये एसिडिक हाइड्रोजन होते हैं, बाकी दोनों में एथीन में और एथेन में नहीं होंगे, एसिडिक हाइड्रोजन नहीं होंगे। अब ये क्या पूछ रहा है, ये तो आपको डायरेक्ट ही कह रहा है कि जैसे आपको एक तो ब्यूटाइन दी है, एथीन दिया, एथाइन दिया है और आपको प्रोपाइन दिया है ना। तो देखो एथाइन में तो 2 अम्लीय हाइड्रोजन है, ये रहे, एक अम्लीय हाइड्रोजन है, इसमें तो है ही नहीं, तो पहला ऑप्शन तो कट गया। फिर देखो देखो दोनों अम्लीय, 2 एसिडिक हाइड्रोजन है, ये रहा, तो भी ये सही ज़्यादा, यही राइट आंसर आपका होगा। चलिए देखो, सिंपल सा सवाल पूछा गया है, वह विकर्मक जो जो क्या बोल रहा है, वह विकर्मक जो दिए गए पदार्थ में किसी तत्व की ऑक्सीकरण संख्या को घटाता है। रेडॉक्स रिएक्शन से सवाल पूछा गया था, ऑक्सीकरण नंबर को घटा दे। जैसे मान लो आपके पास Fe+3 था और आपने कुछ जुगाड़ करवा के तो इलेक्ट्रॉन दे दिया, एक इलेक्ट्रॉन आपने दे दिया, तो ये कन्वर्ट हो गया Fe+2 कन्वर्ट हो गया, मतलब ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी, घटा दी ना। तो दैट मीन्स कौन घटाएगा, अरे इलेक्ट्रॉन दे के घटाएगा, इसका मतलब उसका क्या कर रहा है, रिडक्शन कर रहा है, अपचयन कर रहा है। प्रेजेंट क्या होगा आपका, अपचायक होगा, ऑक्सीकरण संख्या वो घटा रहा है, मतलब 3 थी, एक इलेक्ट्रॉन आपने पकड़ा दिया उसको, तो वो Fe+2 में आ गया, दैट मीन्स उसका रिडक्शन हो गया है। और ऐसा कोई काम रिएजेंट कर दे तो ये क्या कहलाता है आपका, एक एजेंट कहलाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इलेक्ट्रॉन्स नहीं, अरे सिंपल सी कहानी है, इलेक्ट्रॉन्स नहीं, तो इलेक्ट्रॉन की नीड है, जिसको इलेक्ट्रॉन की दरकार है। ये सवाल भी पता नहीं आरपीएससी कितने एग्जाम में पूछ चुका है, इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, नाभिक्स नहीं। देखो इलेक्ट्रॉन्स नहीं दिखना, साफ ही दिख रहा है, 3 ऑप्शन में तो आपको साफ इसने लोन पेयर बना के देते दिए हैं। आरपीएससी कभी ऐसा नहीं करता, लेकिन इस बार इन्होंने कहेंगे लोन पेयर बना के दे दिए, तो लोन पेयर हैं तो ये तो इसको तो इलेक्ट्रॉन चाहिए ही नहीं। अरे भैया इसके पास भी लोन पेयर हैं, ये तो इलेक्ट्रॉन देगा, के पास भी नाइट्रोजन के पास लोन पेयर हैं, ये भी इलेक्ट्रॉन, मेथेनॉल है ऑक्सीजन के पास लोन पेयर हैं, ये भी देगा। दैट मीन्स बोरोन कोई पीड़ा है कि बोरोन के आउटर मोस्ट सेल में, BF3 के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 3 तो बोरोन के होंगे, 3 फ्लोरीन के मिलके 6 बना लेंगे। इसलिए इसको पीड़ा है, चाहेगा कि मेरा ऑक्टेट पूरा हो जाए, मेरा स्टक पूरा हो जाए, और इसी तलाश में रहता है कि कौन इसको दे दे। एक सिर परिचित रिएक्शन होती है ना, NH3 मिलता है और ये BF3 के साथ रिएक्शन करवाते हो, इस तरह का कोई एक प्रोडक्ट आप बनाते, इस तरह से अडक्ट बनता है, अपन क्या बोलते हैं, अडक्ट बनते हैं। बोरोन भी खुश, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। देखो ये आया है सोलिबिलिटी प्रोडक्ट पे, क्या पूछ रहा है, Ag2SO4 के बारे में पूछ रहा है। Ag2SO4 का क्या दिया है, विलेयता गुणनफल, ASP आपसे कैलकुलेट करवा रहा है। अरे बच्चों कल में जब भी सवाल आए, सवाल के विलेयता गुणनफल कैलकुलेट करवा रहा है, क्या पूछ रहा है, क्या दिया है, इसकी सोल्यूबिलिटी इसने दी है, इसकी सोल्यूबिलिटी 2 × 10⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻ पर लीटर दिया। ठीक है, अब ये पूछ रहा है कि क्या होगा इसका, KSP क्या होगा। प्यारे बच्चों अपन का एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, अक्स y की पावर y s अक्स
ये कोएफिशिएंट होते हैं। अब देखो, अगर आपको AgSO4 को ब्रेक करना आता है, तोड़ना आता है, ये टूटता है Ag+, तो ये सवाल ज़्यादा हार्ड मुश्किल है नहीं। SO, ठीक है। अब देखो इस फॉर्मूले में सेट करते हैं, ये तो आपका x है और यहाँ पे 1 है, तो ये आपका y है। तो देखो ASP क्या हो जाएगा, कैलकुलेट करेंगे, 2 की पावर 2 1 की इंटू एस है ही आपका, ये रहा, क्या आ गया, 2 पावर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 1 को आप हटा दो, क्या बनेगा, एस की पावर, ठीक है ना। वैल्यूज पुट करो, अब एस की वैल्यू क्या बताइए इसने, एस की वैल्यू सोल्युबिलिटी क्या दिया गया है, वो वैल्यू आप पुट करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे तो 4 × 0.5, देखो इसको मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, 2.5 इंटू 10 की पावर 2 थे ना, 3 बार लिखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 10 की पावर 6 हो जाएगा। कैलकुलेट करो, देखो आरपीएससी इस तरह के सवाल देती है ना, कैलकुलेशंस बहुत आसान होती हैं, बस दिखने में सवाल थोड़ा डरावना लगता है, बट उनकी जो कैलकुलेशंस होती हैं वो बड़ी आसान होती हैं। देखो पहले इसको मल्टीप्लाई करो, कितना आ गया, 2.5 चौका कितना हो गया, 10 हो गया, कितना आ गया, 25 चौको 100 हो गए ना, 25 चौको पॉइंट लगा लो, बचा 10, 10 को इधर 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0.5 से मल्टीप्लाई था, 10 को 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया, 25। अब 25 को 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 25 कितने होते हैं, 625 होते हैं, है ना, एक पॉइंट के बाद 10 में 62.6 क्या कहीं, ठीक है। कैलकुलेशंस बहुत आसान आती हैं, बस रहते आप थोड़ा सा मेंटल एबिलिटी का यूज करें, ठीक है। अब देखो ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से सवाल पूछा है, 2 कॉलम दिए हैं, एक में मॉलिक्यूल दिया है, अणु दिया है, और एक में जियोमेट्री करती है, और ये पूछ रहा है कि तो मैच करना। पहला देखिए SO2, अरे SO2 सल्फर, सल्फर के बाहर कितने इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, है ना, सल्फर के बाहर 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनता है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन खा जाएगा। सल्फर की आकृति किस तरह से हो जाएगी, 2 तो बॉन्ड पेयर हो गए और एक सल्फर पे 2 इलेक्ट्रॉन बच गए ना, 4 तो ऑक्सीजन से संतुष्ट हो गए, सेटिस्फाइड हो गए, और एक लोन पेयर हो गया, मतलब इसकी आकृति थोड़ा सा बेंट हो गई, तो अपन क्या, बेंट का इंग्लिश वर्जन देखोगे ना, बेंट मिलेगा, और हिंदी में इसको देखते हैं मुड़ी हुई, पहले देखो कहीं ऑप्शन, देखो अरे कितना आसान दिया है, अगर एक भी पता है आपको तो काम हो गया, बाकी फिर करने की जरूरत ही नहीं है, सही होगा इसमें, क्योंकि कहीं सी दिया ही नहीं है। SF4 होता है, वो आपका क्या होता है, ढेंकुली होता है, जिसको अपन इंग्लिश में बोलते हैं सीसो स्ट्रक्चर। PRF3 आपका है ही आपका क्या, वर्ग पिरामिडी, PRF5 सॉरी वर्ग पिरामिडी होगा, और आपका जीनोन टेट्राफ्लोराइड है का वर्ग समतलीय, ठीक है। एक का पता है तो आरपी से सवाल दिया, बिल्कुल सही हो जाए। क्या पूछ रहा है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से ही पूछ रहा है, 3p कक्षक दिया है, 3p कक्षक दिया है, तो आपसे नोड के बारे में पूछ, नोड के बारे में, प्यारे बच्चों अगर जिसको फॉर्मूला पता था n-l-, फॉर्मूला पता था, बहुत आसानी से मिल, n का मतलब 3p के लिए n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, हो जाएगी, अब देखो ये पता होना चाहिए कि p की l की वैल्यू कैसे निकालते हैं, L0 1 गैस कक्षक के लिए होता है, कक्षक के लिए, कक्षक के लिए l की वैल्यूज, तो p के लिए l की वैल्यूज कितनी होगी, 1 होगी, फॉर्मूले में रख दो, क्या जाएगा 3 माइनस, कितने त्रिज्य नोड होंगे, ये वाले त्रिज्य नोड। चलिए नेक्स्ट, ये एनसीईआरटी का इंटेक्ट क्वेश्चन है, मैं आपके पहले ही जब आप सिलेबस खोलते हैं तो पहला ही टॉपिक दिया गया है कार्बनिक यौगिकों के शुद्धिकरण की विधियां, और डायरेक्ट एनसीईआरटी से सवाल उठाती है आरपीएस,
इफेक्ट है 100% वहीं से उठाती है। पेट्रोलियम में अपन क्या करते हैं, प्रभाजी आश्वन करते है ना, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन जिस एक्चुअल क्वेश्चन। नेक्स्ट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है, पूछ रहा है क्या क्या पूछ रहा है आपसे कि निम्नलिखित यौगिकों में किसमें आयरन की ऑक्सीकरण अवस्था न्यूनतम, आयरन की ऑक्सीकरण अवस्था न्यूनतम है। ऑप्शन देखेंगे तो फंसेंगे। डायरेक्ट याद रहना चाहिए कि मेटल कार्बोनिल में, कार्बोनिल जो कि न्यूट्रल लिगेंड है, जब जो भी कोई मेटल आएगा, जो भी कोई मेटल आएगा उसको वो जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा, तो बाकी देखने की जरूरत ही नहीं है आपको, तो ये खुद ही कह रहा है कि भैया मैं हूं, ठीक करो। ठीक है, याद रखेंगे। फिर देखो, हाँ, CN कार्बन नाइट्रोजन सिलिकॉन फॉस्फोरस दिया है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पोलिंग स्केल के आधार पर क्या कह रहा है, इसको सेट करना है। तो प्यारे बच्चों पहले तो इनको लिख लो, देखो क्या क्या दिया है। कार्बन के नीचे आता है सिलिकॉन, फिर नाइट्रोजन के नीचे, अगर अपन लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो विद्युत ऋणता होती, वो बढ़ती, साइज घटता चला जाता है, विद्युत बढ़ती है। और ऊपर से नीचे जाते हैं, साइज बढ़ता है और विद्युत ऋणता डिक्रीज होती चली जाती। बस फिट कर दो, इसका मतलब CN SiP में नाइट्रोजन तो सबसे ज्यादा होगा ही। ठीक है, तो देखो नाइट्रोजन सबसे ज्यादा कहाँ है, इन दो ऑप्शन में है, इनको तो हटा दो, फिर तो विचार ही नहीं करो। फिर क्या कह रहा है, कार्बन, तो भी ऐसा है कि नाइट्रोजन दोनों में कार्बन है, तो इसका सही हो गया। ठीक है, फिर देखो ये क्या कह रहा है, सिलिकॉन और फॉस्फोरस के बारे में बता रहा है। तो देखो सिलिकॉन के फॉस्फोरस इस साइड में है, राइट साइड में, दैट मीन्स फॉस्फोरस की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहाँ भी है। चलिए नेक्स्ट, हाँ, सह संयोजक गुणों, फाजांस नियम पे बेस्ड, फाजांस जो रूल होते हैं ना, वो बेस्ड सवाल था ये। वो क्या कहता है, फाजांस नियम क्या कहता है, धन आयन का आकार छोटा होता है, उसकी पोलराइजिंग ध्रुवण क्षमता वो उतना ही ज्यादा क्या करता है, ध्रुवणता उसकी क्या होती है, बढ़ती है। और जितनी ज्यादा ध्रुवणता बढ़ती है, सह संयोजक गुण भी उतने ही ज्यादा क्या चीज करते हैं। बस देख लीजिए, देखो इसने केटाइन एनाइन की तो बात ही नहीं करनी, क्योंकि एनाइन तो इसने सब में क्या एल माइनस रखा है। केटाइन की बात करनी है अपन को, केटाइन इसने Na प्लस रखा है, और क्या रखा है, Mg+2 रखा है, और एल्यूमिनियम +3 है ना। देखो ये तीनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, मतलब इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है। सोडियम 11 नंबर पे आता है, एक इलेक्ट्रॉन उड़ा दिया, कितने बचे, 10 बचे। मैग्नीशियम 12 नंबर पे आता है, 2 उड़ा दिए, 10 बचे। एल्यूमिनियम 13 नंबर पे आता है, 10 2 3 उड़ा दिए, 10 बचे। आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, सम इलेक्ट्रॉनिक है। तब इलेक्ट्रॉन की संख्या सेम हो तो उसको अपन बोलते हैं सम इलेक्ट्रॉनिक प्रजातियां। ठीक है, अब इसमें जितना ज्यादा चार्ज होगा उसका साइज उतना ही छोटा होगा। इसका मतलब सबसे छोटा कौन होगा इसमें, सबसे छोटा एल्यूमिनियम का, से थोड़ा बड़ा Mg+2 होगा, और उससे Na+ होगा। ठीक है, अब देखो जितना छोटा उतना ही खोटा, वो क्या करेगा, ध्रुवणता को बढ़ाएगा। मतलब सबसे ज्यादा सह संयोजक कहाँ होंगे, एल्यूमिनियम+3 कहाँ है, एल्यूमिनियम, देखो फिर सबसे ज्यादा सोडियम को कर रखा है, को कर रखा है, उड़ा दो। एल्यूमिनियम दो ऑप्शन पे विचार करना है, एल्यूमिनियम का जस्ट मैग्नीशियम+2 है, इसका साइज, और सबसे कम किसमें होंगे, Na धातुओं की अपेक्षा करते बड़ा है। ठीक है, देखो उपरोक्त अभिक्रिया में बनने वाला मुख्य उत्पाद है, ये एल्केन से डायरेक्ट एनसीईआरटी का इंटेक्ट क्वेश्चन है, वो कंट्रोल ऑक्सीडेशन है, केवल इसी को पहचान, वो इसी को पहचान गए, पहचान काम हो गया है ना। 4-5 रिएक्शंस दे रखे हैं एनसीईआरटी में, पढ़ लेना, वो कंट्रोल ऑक्सीडेशन है, अनकंट्रोल ऑक्सीडेशन है। जब इस तरह से आप ये वाला रिएजेंट यूज करते हैं तो आपके पास क्या बनता है, एल्केन, जितने कार्बन का एल्केन लेके हो उतने ही कार्बन का एसिड बन जाता है। हाँ, ये देखो क्या कर रहा है ना, क्वांटम नंबर्स दिए हैं
आपको क्वांटम नंबर्स दिए हैं NLMS, ये भी इस इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आरपीएससी का पेट सवाल है, यहाँ से पक्का पूछता है, हर एग्जाम में पूछता है कि कौन सा संभव नहीं है, और क्वेश्चन का नेचर भी यही होता है कि कौन सा पॉसिबल नहीं है। तो देखो ये कह रहा है कि n की वैल्यू 4 है, पहला ऑप्शन ही देखते हैं, और l की वैल्यू इसने 2 दिया है, और कह रहा है m की वैल्यू -3। चलिए देखते हैं। देखो प्यारे बच्चों, m की वैल्यू -l से प्लस है ना, कई आपको ये भी बोलेंगे प्लस l से -l, तो l की वैल्यू कितनी है, 2 दी है, तो 2 + 2 + 1 0 तक चलते, 3 तो हो ही नहीं पाएगा, तो नीचे जाने की जरूरत नहीं थी, तो पहला ही ऑप्शन है, ये फिट नहीं, बाकी तो सारे फिट बैठ रहे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाँ देखो, इतना इजी सवाल है, आरपीएससी परीक्षाओं में ये पूछता है, पढ़ गया आए हो गया, जो टॉपिक हमने सिलेबस में लिखा है वो खोल के देखा था क्या। अब ये कह रहा है कि हम आपसे रिएक्शन भी नहीं करवा रहे, रिएक्शन भी हमने आपको करवा के दिया। देखो रिएक्शन करवा के दिया है, बेंजीन पे क्लोरीन जोड़ा गया है, केवल और केवल ये जो रिएजेंट है इसी से रिएक्शन का पता चल जाएगी, अनहाइड्रस AlCl3, और हेलोजिनेशन करवाया गया ब्रोमीन रिंग का, बेंजीन रिंग का, बेंजीन रिंग को डबल बॉन्ड को एज इट इज छोड़ा गया है, मतलब सब्स्टिट्यूशन करवाया गया है, और एरोमेटिक कंपाउंड है, और बताया हुआ है ऑफलाइन क्लासेस में, एरोमेटिक कंपाउंड को सबसे ज़्यादा सूट होने वाले रिएक्शंस हैं इलेक्ट्रॉन्स ने स्थापन। अच्छा इसने क्या काम कर दिया, जनरली ये एक ही मोल देता है, इसने कई मोल दे दिए, 6 मोल दे दिए, इसका मतलब जहाँ जहाँ भी बेंजीन की पॉसिबिलिटी थी प्रतिस्थापित होने की, जहाँ जहाँ हाइड्रोजन थे, सारे Cl आपको क्या करने हैं, वहाँ सारे हाइड्रोजन हटा के वहाँ पे आप सारे Cl लगाने थे, मतलब अधिक में दिया था, एक्सेस में दिया था। चलते हैं, देखो आईपीएससी नोमेनक्लेचर पूछा है, अब ये सिम एक ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया है, तो सबसे पहले तो फंक्शनल ग्रुप को पहचानना है कि कौन सा है, आप देखेंगे पाएंगे CWH है, अरे ये तो डोन कैटेगरी का है, ये तो डोन है भैया, ये तो डोन कैटेगरी है, और डोन कैटेगरी का मतलब इसको तो 1 नंबर से बात करनी पड़ेगी, जी कर दी। अब देखिए सब में ये क्या बोल रहा है, 6 में पेंट, अरे जचने, पेंट तो है ही नहीं कहीं, प्यूट, प्यूट भी जचने वाली बात नहीं है, कार्बन तो सीधे ही दिख रहे हैं, तो 2 ऑप्शन तो वैसे ही काट दो। फिर क्या कर रहा है, हेक्स, हेक्स ये जचने वाली बात है। अब देखो 5वें नंबर पे मेथिल लगा हुआ है, तो ये कह रहा है कि 4 पे मेथिल है, नहीं नहीं ये भी जचने वाली बात है। अरे सीधा सा सवाल, वो नंबर इतने आसान से दो, सही नाम हो जाएगा इसका क्या, 5 पे मेथिल है, हेक्स है, 3 पे डबल बॉन्ड है, और रूट वर्ड इसका क्या लगाएंगे, जो आपका डॉन कैटेगरी का था उसका लास्ट में क्या लगेगा, ओइक अम्ल। ठीक है, ये देखो दिया है क्या, NH6 ये कॉम्प्लेक्स दिया, आपसे पूछ रहा है कि इसमें हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है, अरे वो भी ऐसे कि 6 लिगेंड जुड़े हुए हैं, इसकी आकृति तो कैसे होगी, हेड्रल होगी, ओपन बोल अष्टफलकी, अष्टफलकी, और जहाँ ऑक्टाहेड्रल होता है प्यारे बच्चों, वहाँ या तो sp3d2 संकरण होता है या d2sp3 संकरण, ये 2 ही होते हैं। तो देखो ये क्या बोल रहा है, sp3d2 ये भी हो सकता है, d2sp3 ये भी हो सकता है, dsp2 तो बिल्कुल नहीं होगा, sp3 नहीं है। अब देखो ये देखते हैं कि लिगेंड का नेचर कैसा है, जब अपन को 2 में कंफ्यूजन है, दोनों में क्या है, लिगेंड, लिगेंड प्यारे बच्चों ये स्ट्रोंग लिगेंड में आता है, स्ट्रोंग लिगेंड में एक ट्रिक होती है ना, XON, तो कार्बन वाले सबसे ज़्यादा स्ट्रोंग, उससे सबसे कम हेलोजन वाले, ऑलमोस्ट लगभग 90% ये ट्रिक काम कर जाती है XONC, तो ये याद रखेंगे। नाइट्रोजन की कैटेगरी में है तो स्ट्रोंग माना जाता है, दैट मीन्स स्ट्रोंग लिगेंड क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग करवा देता है, जब आएगा तो इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग करवा देता है, तो अंदर के ऑर्बिटल खाली कर लेता है, अंदर के खाली कर लेता है, हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन D2sp3। ठीक है,
sp3। अगर ये वीक होता कोई इसकी जगह, जैसे मान लो कोई हेलोजन वगैरह ही होता, तो ये sp3d2 हो जाए। चलिए देखो, फिजिकल केमिस्ट्री से पूछा है एसिड बेस से क्या, आपको एक बेस दिया है और बेस में आपसे क्या कैलकुलेट करवाना है, पीएच कैलकुलेट करवाना है। प्यारे बच्चों देखो, पीएच कैसे कैलकुलेट, क्या दिया है आपको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, है ना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दिया है और इसका कंसंट्रेशन दिया है आपको m/200। OH का कंसंट्रेशन कैसे निकालेंगे प्यारे बच्चों, OH का जो क्षार दिया है उसकी सांद्रता कितनी है, कंसंट्रेशन ऑफ बेस, हाँ क्या लगाते हैं, क्षार की सांद्रता, क्षार की सांद्रता गुणा इसकी अम्लता। देखो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि जब क्षार आएगा तब अपन लिखेंगे एसिडिटी, और जब एसिड आ जाएगा तो अपन लिखेंगे इसकी बेसिसिटी, याद रखेंगे। ये अम्लता, और इसका मतलब यही है कि कितने OH रिलीज कर रहा है, सीधी सी कहानी है, कितने OH देगा, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में 2 OH है तो 2 देगा। ओबीएस है कि ये वैल्यूज आप यहाँ पुट करेंगे 1/200, कितने OH दे रहा है, 2 ही दे पाएगा, 2 ही है इसके पास, तो ये कितना आ जाएगा 1/, तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या 10⁻, ये आ गया मेरे पास, क्या आ गया OH माइनस कंसंट्रेशन 2 आ गई, मोलर, ये मोल में चल रही है कहानी, ठीक है ना। अब देखो क्या हुआ, मोलर आ गया। अब अपन को अभी पीएच तो अभी दूर की बात है, पहले OH से अपन क्या निकालते हैं, OH से अपन POH निकाल, और अपने पढ़ा हुआ है OH माइनस, लिख दीजिए 10 और प्यारे बच्चे हल करेंगे क्या आ जाएगा, 10 का 10 क्या जानता है 10 की वैल्यू 2 आ गया। बट ये पीओएच नहीं पूछ रहा है, ये मामले को और आगे खींच रहा है, सवाल लेंदी है बट आसान है ना, ये आगे खींच रहा है इसको। तो प्यारे बच्चों अपना एक कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है कि H कैसे निकालेंगे, रेशन होता है 14 माइनस H और POH मिला के 14 के बराबर होते हैं, क्या आ गया 12 है क्या इसमें, 12 आ गया। फिजिकल केमिस्ट्री में बार बार कहता हूँ फॉर्मूला बेस्ड सवाल पूछे जाते हैं, फॉर्मूला बेस्ड सवाल आएंगे, बस केवल फॉर्मूले याद होने चाहिए, आसानी से सवाल हो जाए, ऐसा कुछ भी हार्ड नहीं पूछा जाता, बशर्ते पढ़ी भी हों और चीज़ें याद भी हों। ClF3 एनसीईआरटी ने बहुत अच्छा डायग्राम जोड़ दे रखा है कि Cl3 ClF3 कैसे हुई। प्यारे बच्चों इसने स्ट्रक्चर पहले ही बना दिया है ना, देखो जब स्ट्रक्चर बना दिया है इसने इस तरह से, देखो ये पोजीशन इसको बोलते हैं अक्षीय, और ये होती है इक्वेटोरियल, इक्वेटोरियल को बोलते हैं पार्श्वी, इक्वेटोरियल। तो 3 पोजीशन तो क्या है इसकी, इक्वेटोरियल है, तो 3 इस तरह से पड़े हैं, एक फैन होता है ना पंखा, पंखे की ब्लेड की तरह 3 ये ग्रुप लगे हुए हैं, जस्ट एक पंखे का एक्सिस है और एक एक्सिस आप उसके नीचे करेंगे, इस तरह से है। अभी क्या कह रहा है कि बस सेट क्या करना है, सेट क्या करना है, देखो LF3, क्लोरीन तो आपका केंद्रीय परमाणु है, और क्लोरीन के पास होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन, और 7 को 3 तो फ्लोरीन खा गया, बचे 4 बचे, 4 का मतलब 2 लोन पेयर होंगे। अब 5 तो हो गई दोनों बातें, 3 तो 3 हो गई आपके पास क्या फ्लोरीन हो गए, और 2 हो गए आपके लोन पे, इनको सेट करना है वेस्पर थ्योरी के अकॉर्डिंग, मतलब इनके बीच में मिनिमम रिपल्सन हो, इनके बीच में मिनिमम रिपल्सन हो,
तो देखो, अगर आप लोन पेयर को यहाँ सेट करते हैं, यहाँ सेट करते हैं, देखने में आ रहा है कि ये 90 डिग्री का एंगल होगा, पीड़ा होगी। अगर ये लोन पेयर आप यहाँ लगा रहे हो, दूसरा लोन पेयर यहाँ लगा रहे हो, ये जो एंगल है ये कितना है, 120। लोन पेयर तो कहेंगे कि हम तो कम से कम रिपल्सन चाहते हैं, तो भैया आपको इक्वेटोरियल आना पड़ेगा और फ्लोरीन जाएंगे फिर आपका बाकी बची हुई पोजीशन। तो ये देखना है केवल कि लोन पेयर इक्वेटोरियल पे कहाँ है, ये देखो इक्वेटोरियल पोजीशन, बाकी जो वो इक्वेटोरियल। एनसीईआरटी ने बहुत ज़्यादा जोर दिया है, यही सवाल आरबीएससी। देखो क्या पूछ रहा है, ये पूछ रहा है कि द्वितीय आवर्त पीरियोडिक टेबल का पता होना चाहिए कौन से आवर्त में क्या आता है। तो देखो सेकंड सेकंड पीरियड में क्या आता है, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन। आप लेफ्ट टू राइट जा रहे, बाएं से दाएं जा रहे, साइज क्या होती, साइज साइज घटती जाती है, आयनन एन का मान, मतलब साइज छोटी होगी, नाभिक के ज़्यादा पास जाते जाओगे, और नाभिक के चुंगल से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आपको ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी। आयनन एंथैल्पी का मान क्या होगा, लेफ्ट टू राइट जाएंगे, आई ई का मान क्या इंक्रीज करेगा। बट एक लफड़ा है, क्या इसमें एक लफड़ा है, ये याद रखेंगे, बोरोन के साथ और नाइट्रोजन ये ऑर्डर होना तो क्या चाहिए, सबसे ज़्यादा एनर्जी, ये ऑर्डर इस तरह से होना चाहिए, जा रहे हैं तो साइज घटती जा रही है। लेकिन ये एक्सेप्शन है, और आरपीएस एक्सेप्शन को तो सबसे पहले सवाल वही बनाती है। एक्सेप्शन है, बेरिलियम है वो बोरोन से ज़्यादा हो जाएगा, बहुत बार पूछा है, कॉलेज लेक्चर में भी पूछ लिया ये सवाल, याद रखेंगे बेरिलियम है तो जस्ट ये ऑक्सीजन से पहले आ जाएगा, तो एग्जैक्ट हो जाएगा इसका लिथियम, बोरोन, हीलियम, बेरिलियम, कार्बन। अब ये ऐसा क्यों हो जाता है, ये चक्कर पड़ता है, हाफ फिल्ड फुल फिल्ड ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन निकालने में अपन को ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ती है, बजाय जैसे मान निकालना है, ब्रेक है, कौन से में ज़्यादा एनर्जी लगाएंगे, ये हाफ फील्ड है, वो भी ऐसा है कि ज़्यादा स्टेबल है इसमें, और इससे अगर एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो ये हाफ फील्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, आधे भरे ऑर्बिटल में कन्वर्ट हो जाएगा, तो काम तो आसानी से हो जाएगा, ये ज़्यादा एनर्जी लगा। सेम यही लफड़ा इसमें पड़ता है, जहाँ ये है वो अपन को टिक करना था। लिथियम, बेरिलियम, बोरो चेक कर लेंगे, नियोन का है, क्लोरीन है, कार्बन है, ये बड़ा पेट सवाल है। जेडली ने भी इसका जिक्र किया है, और एनसीईआरटी ने, जेडली जिसको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बाइबिल कहा जाता है, बहुत अच्छी बुक है, आरपीएस बड़ी एग्जाम, कॉलेज लेक्चर, फर्स्ट ग्रेड, सेट, जेडली को बहुत मानता है, और वहाँ से बहुत ज़्यादा सवाल पूछे। जेडली साहब ने भी इस बात को लिखा है, और आपके एनसीईआरटी भी इस बात को लिखती है, फैक्ट है, याद रखेंगे, याद रहेगा तो सवाल आसानी से बना लेंगे। चलिए नेक्स्ट देखो, ये कह रहा है डी ब्रोगली हाइपोथेसिस की बात कर रहा है, आई थिंक 1 kg द्रव्यमान, और ये वेग से कोई गेंद क्या कर रही है, गति कर रही है। क्या पूछा है, तरंग दैर्ध्य लेमदा पूछा, कल में आप सवाल के अकॉर्डिंग लेमदा पूछा है, क्या दिया है आपको, मास दिया है, वेलोसिटी दिया है 1 सेकेंड, और प्लांक कांस्टेंट है आपको 10 टू लेमडा पूछा है। डी ब्रोगली साहब ने आपको मूल मंत्र दिया हुआ है, लेमदा कौन कह रहा है कि यार इतनी कैलकुलेशन पढ़ना ही नहीं है, आप वैल्यू रखिए 10⁻⁻30, और इसको डिवाइड करना है, क्या आएगा, बी लिख दो। अब देखो कैलकुलेशन नीचे तो एक ही है,
है ना, नीचे तो एक ही है, तो एक का तो क्या ही भाग देंगे। बट फिजिकल केमिस्ट्री में संख्याओं के साथ अगर यूनिट लिखना भूल गए तो वहीं मार खा जाएंगे। यूनिट उड़ाने हैं, सब कुछ उड़ाना है, मतलब लेमडा आएगा, लेमडा तो डिस्टेंस होती है, या तो मीटर में आएगा या फिर सेमी में आएगा, चूंकि यहाँ मीटर का जिक्र कर रखा है तो मीटर में लो इसको। तो देखो अगर यूनिट कन्वर्जन सामान्य से पता है, जूल होता है आपका केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड, अगर जिसको पता था उसके लिए सवाल 2 नंबर आसानी से। देखो 6.6 टू 10⁻30, जूल की जगह क्या लिख दूं, केजी लिख दूं, मीटर स्क्वायर लिख देता हूँ, स्क्वायर लिख देता हूँ, आपका पर सेकंड। ठीक है, केजी से केजी को उड़ा दो, स्क्वायर चला गया, और देखो जूल सेकंड था ना, यहाँ पे एक अपन ने ये सेकंड और है ना, देखो सेकंड इनवर्स नीचे है, ऊपर जाके प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का, सारे सेकंड। मतलब यूनिट कट जाए ना ऊपर नीचे से तो समझ लेना कि आप सही दिशा में जा रहे हो, सही दिशा में जा रहे हो, यूनिट कट गई तो इसका मतलब उत्तर आएगा वो मीटर में आएगा। और आपका उत्तर ये भी, ये बोल भी कह रहा है सब मीटर में दिए गए, इसका मतलब बात तो सही। अब देख लो क्या कहानी है, अरे कुछ नहीं बचा नीचे तो दो, एक ही तो है, इसका मतलब 6.10⁻34 मीटर। 34 मीटर है कहाँ, अरे ये रहा, मैं भी ऐसे किया है उसका तो। ठीक है, मैं बार बार कहता हूँ फिजिकल में न्यूमेरिकल फॉर्मूला बेस्ड आते हैं, अगर आपको यूनिट कन्वर्जन बिल्कुल भी परेशानी नहीं। चलिए नेक्स्ट देखो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से कार्बोकेटाइन का स्टेबिलिटी दिया है। ऑफलाइन क्लासेस, आधार क्लासेस में अपने बहुत डिटेल से इसको डिस्कस किया है कि कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी है ना, उसको सबसे ज़्यादा स्टेबल अपन स्टेबिलिटी देखते हैं तो रेजोनेंस या मेसोमेरिक इफेक्ट को वरीयता देते हैं, के बाद अपन हाइपर कॉन्जुगेशन को, लास्ट में प्रेरणिक प्रभाव इंडक्टिव प्रभाव को देते हैं। तो देखो यहाँ दोनों तरफ हाइपर कॉन्जुगेशन लग रहा है, अति संयुग्मन लग रहा है। यहाँ देखो ऑक्सीजन के बगल में प्लस चार्ज है, अरे नाद के द्वारा स्थायी होगा, तो मतलब ये तो तय हो गया तीनों में। लेकिन यहाँ देखो ऑक्सीजन का तो लगेगा नहीं, और ऑक्सीजन के बगल में होता तो ये अनुनाद लगा देता, लेकिन ऑक्सीजन से दूर है तो ये अनुनाद तो नहीं लगाएगा, बट ये क्या करेगा, दोनों काम करता है ऑक्सीजन, गुड़ खिला के डंडे मारता है ना, ऐसा बोलते हैं ये गुड़ खिला के डंडे मारता है। पास होता तो गुड़ खिला देता, दैट मीन्स लड्डू दे देता, लोन पेड़ दे देता, दूर है तो अब तो डंडा होता है इसका। -I प्रभाव का ओबीएस है कि बी सबसे ज्यादा होगा, और एक ही ऑप्शन दिया है जिसमें बी सबसे ज्यादा है, तो अपन को बाकी सोचना ही नहीं है। ठीक है, चलिए हाँ, ये क्या कहता है कि इतना सुक्रोज जलाओगे, इतना सुक्रोज जला रहे हो। देखो सवाल के अकॉर्डिंग इसको जलाना है, दैट मीन्स पे जलाना है। पूर्ण दहन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, पूर्ण दहन का मतलब है कि CO2 और H2O बनाना है कईयों, फिर भी एक सामान्य मेंटल एबिलिटी से भी सवाल हो जाते हैं, है ना। देखो C12H22O11 है, सामान्य दिमाग लगाओ, रिएक्शन चलो ठीक है, अपन को नहीं पता कितने ऑक्सीजन, लेकिन सुक्रोज में 12 कार्बन है, तो भी ऐसा कि CO2 तो बनेगी, H2O बनेगा, इसके अलावा कुछ नहीं बनेगा। और जब CO2 बनेगी तो उसमें 12 कार्बन तो होंगे ही होंगे, CO2 के यहाँ, बस यहीं से सवाल हो जाएगा। ये कह रहा है कि 1 मोल, ये हो गया ना, 1 मोल हो गया है ये, एक इस रिएक्शन को देख के क्या कह रहे हो, 1 मोल CO2 बन, बाकी किसी की चर्चा ही नहीं करनी, 1 मोल से इतना बन रहा है। ठीक है, अब देखो 12H22 वगैरह के 1 मोल में कितने ग्राम होते हैं, अरे सबको जोड़ दो उतना ही 1 मोल में ग्राम होते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, ग्राम है, 12 मोल बना रहा है,
भार होता है कितना, ये कितना आ जाएगा, माइक्रो क्या। रिएक्शन कहती है कि 1 मोल सुक्रोज जला रहे हो तो 12 मोल, आपने मोल को कन्वर्ट कर दिया ग्राम में। आपको पता है कि फॉर्मूले में चीजें दी गई हैं, कार्बन हाइड्रोजन सबको जोड़ दो उतना उतना ग्राम, ठीक है। अब क्या कर रहा है, 342 ग्राम देता है, 528 ग्राम, 1 ग्राम देगा 528 ग्राम, और कितने का पूछ रहा है, ये है 3.42 ग्राम। अगर 3.4 ग्राम अगर अपन ले लेंगे देखो ये पॉइंट हटा दो, ये 100 आ गया, अब इसको इससे काट दो, 5.28 ग्राम। इतना आसान सवाल था। अच्छा हाँ, इस सवाल में थोड़ा लफड़ा है भाई, है ना। कई बार आरपीएससी क्या है, एकदम फैक्ट पे आधारित, कॉन्सेप्ट काम नहीं करते, अगर जिसको फैक्ट थोड़ा सा नॉलेज है, फैक्ट का अगर दिमाग में है तो सवाल हो जाता है। देखो ये क्या कहता है, सोडियम Mg2 एल्यूमिनियम, ये तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रॉन्स की संख्या सेम है, ये 3 हो गए, ये 3 हो गए, इनमें सब में 10-10 इलेक्ट्रॉन है। सवाल पहले है उसको 10-10 इलेक्ट्रॉन है इसमें, ठीक है, 10 इलेक्ट्रॉन है। ओबियस है कि इसमें सबसे ज़्यादा चार्ज है तो एल्यूमिनियम इनका जो साइज है वो इसी ऑर्डर में होगा, सबसे कम चार्ज है तो इसका आकार सबसे बड़ा होगा। देखो सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम में भी है, सोडियम मैग्नीशियम ये भी मतलब सेट किए, बाकी ये तो है ही नहीं, हंसने वाली बात ही नहीं, 3 कट गए। अब बाकी को कैसे सेट करें, तो देखो प्यारे बच्चों एक फैक्ट होता है कि फिश गेल याद रखे जाते हैं, इस गेल से याद रखो, हेलियम साइज ही होती है, एल्यूमिनियम की साइज हेलियम से बढ़ती है, लेकिन जब ये +3 में होते हैं, दोनों पे +3 चार्ज हो, हेलियम एल्यूमिनियम फैक्ट है, इस गेल से याद रखिए, साइज हेलियम से क्या होती है, बड़ी होती है, ठीक है। अब जहां कहीं देख लो गैलियम को एल्यूमिनियम से ज़्यादा बताया गया है, वो बात जचने वाली। देखो गैलियम को एल्यूमिनियम ज़्यादा यहाँ बताया, गैलियम यहाँ एल्यूमिनियम को ज़्यादा बताया, यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे भी एल्यूमिनियम ज़्यादा बताया है। तो ये थी, इस तरह के सवाल जिसको फैक्ट पता होता है वही कर पाता है, कॉन्सेप्ट के स्तर पे ऐसे सवाल बहुत कम होते हैं। तो दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं केमिस्ट्री में, फैक्ट याद भी होने चाहिए, यहाँ से होता है। जेडिली साहब भी इसका बहुत जिक्र करते हैं अब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, साइज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। ये सिंपल सी कहानी थी, एल्किल हैलाइड AgNO3 के साथ क्या SN विकिरण प्रतिस्थापन देगा। अरे AgNO3 का जब भी नाम आए तो ये क्या कहता है, आपको करवा दी, साथ एल्किल हैलाइड दिए हैं सारे, ये ना ये सारे हैलाइड हैं, एल्किल हैलाइड दिए, हैलाइड दिए, तो अवक्षेप क्या बनेगा, ये एक्स को ले जाएगा, ये अवक्षेप, दैट मीन्स अरे कौन रिलीज कर देगा Cl, ये करेगा या करेगा, देखो अगर ये से रिलीज, ये Cl रिलीज होता है तो ये बेंजिल केटाइन बनेगा, केटाइन बन ज़्यादा स्टेबल होता है अपन ने, और ये गया यहाँ प्लस आएगा इसको केटाइन, ये भी बहुत अच्छी, दोनों काम तो आसानी से हो जाए, यहाँ से Cl जाएगा तो प्यारे बच्चों और सी आ गया तो ये 2 डिग्री कार्बोकेटाइन बनने वाली बात है, इसकी स्टेबिलिटी भी अच्छी होती है, बट Cl यहाँ से गया तो ये केटाइन ये नहीं बनता, फाइनल केटाइन स्टेबल नहीं होता,
ये जचने वाली बात है। ये अवक्षेप नहीं देगा, अवक्षेप का मतलब ये रिएक्शन ही नहीं करेगा, Cl को छोड़ेगा ही नहीं, छोड़ेगा नहीं तो ठीक है। अब देखो क्या कहता है, 27 डिग्री ताप पर एक विलीन को 1000 ml जल में ग्राम यूरिया तैयार किया गया है, तो राशन दाब हो। बताइए क्या आएगा इस सवाल। अरे बच्चों, इस सवाल को देखते हैं। ये सवाल है आपका सॉल्यूशन से। ओस्मोटिक प्रेशर कैलकुलेट करवा रहे हैं। देखो ओस्मोटिक प्रेशर होता है पाई इक्वल 8। अब देखते हैं क्या क्या है। ये कह रहा है कि हमने आपको आर दे दी 2.8, ये याद रखें साथ में जरूर, एटम पर केल्विन पर पूरा लिखेंगे, ये सवाल बनेगा। ठीक है। और ये कह रहा है हमने आपको 22 डिग्री और केल्विन में 300 केल्विन बाहर तो नहीं। केल्विन क्या कैलकुलेट करना है, कब पता चल जाए, कंसंट्रेशन का पता चल जाए तो अपना काम हो जाए। अब देखो कंसंट्रेशन का पता कैसे चलेगा, कंसंट्रेशन का पता चल जाए तो अपना काम हो जाए। कंसंट्रेशन निकालते हैं अपन कैसे, कंसंट्रेशन कैसे निकालते हैं, कंसंट्रेशन कैसे, मोल्स निकालने हैं। क्या दिया है, ओ कर लेते हैं मोल्स। यूरिया के मोल, क्या के मोल, यूरिया ग्राम में कितना दिया, अरे मोल्स कैसे निकालते हैं, ग्राम में जितना दिया है उसका मोलर मास जो होता है उसका भाग दे देते हैं। तो आपको दिया है ये पॉइंट, मोलर द्रव्यमान दिया 60 पर, ऐसे ही ग्लूकोज का क्या दिया है, इसको अपन दे देते हैं। ग्लूकोज कितना दिया है 18 ग्राम, क्या है क्या विजिबल है, 18 ग्राम दिया पर मोल। करेंगे सोल्व, यूरिया के आ जाएंगे। देखो पॉइंट को हटाओ, N2 कितना हो गया, अब देखो टोटल मोल्स निकाल लो, टोटल मोल्स N1 प्लस क्या हो जाएगा,
अब सारी चीज़ें फॉर्मूले में 2 पॉइंट आर्क विल पर और ऊपर ही टी है केल्विन। हाँ 1 लीटर था ना, 1000 ml दिया है तो एक काट दो, क्या उत्तर आएगा लेकिन जब इस सवाल को आप लोग सोल्व करोगे ना, सारी कैलकुलेशन ये ऑप्शन में है नहीं, ये कहीं ऑप्शन में नहीं है, ऑप्शन में नहीं। आरपीएस रेस्ट इसको माने कैलकुलेट अच्छा था, याद करेंगे आगामी परीक्षाओं के लिए। चलो, ये गैसेस स्टेट से आया था और सिंपल सा कॉन्सेप्ट है इसमें, कंबाइंड गैस लॉ, संयुक्त गैस लॉ बोलते हैं। फॉर्मूला है आपका P1 डिवाइडेड बाई T1 P2 अपॉन, कंबाइंड गैस लॉ बोलते हैं, याद रखें। P1 क्या है ना, सवाल के अकॉर्डिंग चलते जाओ। देखो P1 है आपका 740 mmHg, P1 क्या दिया है आपको 100 ml दिया, T1 कितना है 27 डिग्री पे दिया है तो केल्विन में बदल देंगे, केल्विन हो बराबर। P2 कितना दिया है, फिर ये कह रहा है कि 740 ही हम, P2 कितना दिया है, ये कह रहा है कि 80, फिर आपको T2 फाइंड आउट करवाना चाह रहा है। क्या होगा मैथ में सवालों को मल्टीप्लाई कर देते, के बराबर क्या हो जाएगा 740 80 ऐड करेंगे 40 से कुल भी क्या आ गया 240, और ये किस में केल्विन, 240 केल्विन में आ रहा है, तो फिर आरपीएस से खेल गई है। कर दिए डिग्री से, समझ लो ये जो केल्विन आया है इसको घटा देंगे, कन्वर्ट हो जाएगा डिग्री सेंटीग्रेड में, कन्वर्ट हो जाएगा -33 डिग्री सेंटीग्रेड। कंबाइंड गैस लॉ पे मैंने बार बार मैं कहता हूँ कि आरपीएस की कैलकुलेशंस पे इतना टाइम वेस्ट नहीं करवाते। दिखने में ये चीज़ें बहुत बड़ी लग रही हैं लेकिन आप देखो झटके में सब कुछ कट गया। ठीक है, ये तो डायरेक्ट फैक्ट बेस ही था, संकीर्ण पेनिसिलिन डायरेक्ट फैक्ट पे याद रखना है। फिर देखो ये भी फैक्ट है, एनसीईआरटी ने बिल्कुल डिस्कशन कर रखा है कि माल्टोज में, ये खुद ही कह रहा है कि माल्टोज है, आपको पता ही है डी ग्लूकोज, दो डी ग्लूकोज को जोड़ेंगे तब माल्टोज बनेगा, और जब इसका हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे 1 और C4 से जुड़, याद रखें एक इकाई 1 से कार्बन से 4 से जुड़, डायरेक्ट एनसीईआरटी का इंडेक्ट क्वेश्चन फैक्ट बेस है, याद रखें। ठीक है, ये पूछ रहा है कि निम्नलिखित युग्मों में इसमें केंद्रीय धातु परमाणु की An प्रभावी प्रभावी परमाणु संख्या समान नहीं है। अरे ये तो लड्डू था, कैसे देखो इसमें भी आयरन +3 में है, यहाँ पे भी आयरन +3 में, देखो यहाँ भी क्रोमियम +3 में, यहाँ पे भी क्रोमियम प्लस, यहाँ भी आयरन +3 में। अरे जहाँ दोनों +3 में भैया इलेक्ट्रॉन भी तो सेम होंगे, तो विचार ही नहीं करना। लेकिन देखो NiCO4, CO तो न्यूट्रल लिगेंड होता है, तो ये तो मेटल तो न्यूट्रल स्टेट में है, मेटल पे कोई चार्ज नहीं है, बट यहाँ साइनाइड +2 में है, यहाँ एक जगह तो कह रहे हो कल ही है और एक जगह आप कह रहे हो इलेक्ट्रॉन में, तो ये गड़बड़ी हो जाएगी। सीधे से सवाल, बड़े सवाल बनाए हैं, थोड़ा सा भी कॉन्सेप्ट पता है तो चीज़ें आसानी से हो जाएंगी। ये
केमिकल काइनेटिक्स से प्रथम कोटि की अभिक्रिया के बारे में पूछा है। आपको क्या दिया है, वेग स्थिरांक दिया है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया में टी हाफ अर्धायुकाल पूछा है। देखो टी हाफ होता है 0.69 बाई क्या है, के की वैल्यू दी है, के की वैल्यू इसने 1.5 10 टू द पावर माइनस सेकंड को ऊपर ले जाओ, इसका मतलब सेकंड में आप सही जा रहे हो, सेकंड ही है सब को काटा पीटी करोगे 450 सेकंड। हाँ वही स्ट्रक्चर दी है और एक तरफ आपको कि कंपाउंड दिए हैं और पूछा है कि कौन सा क्या मैच करवाना था। देखो XO3 पहला ही ले लो, जिनोन, जिनोन के बाहर कितने होते हैं, अरे जिनोन नट गैस होती है 8 होते हैं, 8 होते हैं तो आप कह रहे हो कि 3 क्लोरीन 3 ऑक्सीजन जोड़ दिए तो 6 को तो ये खा गया, 6 को खा गया ना जिनोन के, एक लोन पेयर बचा, एक लोन पेयर बचा, कोई क्या काम करेगा जिनोन के ये जो पिरामिड के रूप में, देखो पिरामिड ही कहाँ है, वर्ग पिरामिड नहीं केवल पिरामिड है, जैसे NH3 की होती है ना, अमोनिया की होती है, नाइट्रोजन की होती है, बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर। देखो पहले तो पहला ही मिला के देख लो कि ऑप्शन में कुछ आगे बढ़ने की जरूरत है या नहीं है। फर्स्ट में डी दिया है, देखो फर्स्ट में डी आने की जरूरत, लगा दो सब कुछ। चलो नेक्स्ट, ये भी फैक्चुअल क्वेश्चन है, फैक्ट बेस्ड, ये याद रख लेंगे, एनसीईआरटी में दिया है बिल्कुल। क्लोरीन गैस एक तो कोट और कंसंट्रेट OH के साथ रिएक्ट करवाते हैं अपन, कोल्ड डाइल्यूट तनु NaOH के साथ करवाते हैं, कोट और कंसंट्रेट NaOH के साथ करवाते हैं, डायरेक्ट याद NaClO3 और आपका H2 याद रखेंगे, एनसीईआरटी में दोनों दिए गए। हाँ ये बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर से सवाल, अच्छा सवाल बनाया, पॉलीमर से सवाल बनाया था। देखियो देखो हम बार बार इसलिए कहते हैं कि आप आधार क्लासेस से जुड़ो, यहाँ विषय विशेषज्ञों के द्वारा एनसीईआरटी बेस्ड स्टडी करवाई जाती है, जो एनसीईआरटी की एक एक लाइन से क्वेश्चन को एक्सट्रैक्ट करते हैं। अभी एनसीईआरटी का सवाल है ये, एनसीईआरटी में दो बायोडिग्रेडेबल, ये यही बोल रहा है, जैव अपघटनीय, बायोडिग्रेडेबल बोलते हैं, अपन क्या बोलेंगे जैव अपघटनीय, जैव अपघटनीय का मतलब है जो प्रकृति के लिए हानिकारक नहीं। दो पॉलीमर दिए गए हैं, एक तो आपका दिया गया है याद करो नाइलोन 2 नाइलोन, एक दूसरा दिया गया है थोड़ा हार्ड नाम, पॉलीहाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट, थोड़ा सा नाम याद रखें। तो नाइलोन 2 नाइलोन ये बनता है कि ग्लाइसिन प्लस एमिनो कैप्रोइक अम्ल होता है, कैप्रोइक एसिड हो, दोनों के फ्यूजन से ये बन जाता है। और PHBV ये बनता है 3 हाइड्रोक्स ब्यूटेनोइक एसिड, हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड होता है, और एक होता है 5 हाइड्रोक्सी, याद रखेंगे हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड, दोनों से ये बात, ये अभी पूछा नहीं गया, याद रखेंगे एग्जाम में पूछा जा सकता है। नाइलोन 2 सवाल को घुमा के भी पूछ सकता है कि ये दोनों दे दे, ग्लाइसिन दे दे और एमिनो कैप्रोइक अम्ल दे दे, तो कौन सा पॉलीमर बनेगा, नाइलोन 2 नाइलोन 6। नाइलोन 2 का मतलब पहले 2 कार्बन के, नाइलोन 6 में 6 कार्बन है, ये आपका ग्लाइसिन है, कार्बन है, ये आपका कैप्रोइक अम्ल है, कार्बन, राइट आंसर। ठीक है, एमओटी के अनुसार C2 अणु, अरे भैया आरपीएस C2 अणु के तो पीछे ही पड़ा रहता है, एनसीईआरटी ने भी बहुत हाईलाइट करके एक बात अणु के बारे में, लास्ट दोनों इलेक्ट्रॉन पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ,
वो भी ऐसा है कि पाई में इलेक्ट्रॉन है तो पाई बॉन्ड ही बनाए, याद रखेंगे। कई एग्जाम में सवाल पूछ अणु में पाई बॉन्ड ये हैं, दिखने में लगता है कि एक पाई बॉन्ड और एक सिग्मा बॉन्ड होगा, बट दो पाई बॉन्ड। ये स्पेक्ट्रोस्कोपी का सवाल था, क्लास में हमने बहुत डिस्कस। आपसे क्या पूछा, वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी में H2S दिया है, अरे ये H2S H2O का ही भाई है, दिया है। और आपसे वाइब्रेशनल मोड, कंपन मोड की संख्या पूछी। सिंपल देखो, दो टाइप के होते हैं। अगर कोई अणु लीनियर है तो मतलब देखिए दो टाइप के हो सकते हैं, और दूसरा हो सकता है कौन, तो अरेखीय अणु। इनके लिए फॉर्मूला होता है 3n-5, क्योंकि H2S है। अब ये अपन को जानना है वेस्पर थ्योरी से कि इसकी कैसी होगी। सल्फर के बाहर कितने होते हैं, इलेक्ट्रॉन। आपने दो तो हाइड्रोजन जोड़ दिए, 4 इलेक्ट्रॉन बच गए ना, 2 लोन पेयर दिखा दो। ये तो नहीं है, शेप है, इसको बोलते हैं शेप, या आपकी भाषा में इसको हुई हुई बेंट। फॉर्मूला जब लीनियर नहीं है ऐसे, जहाँ n क्या है, n है नंबर ऑफ एटम्स, H2S एटम्स है, NH2S, H2S दो तो हाइड्रोजन एक सल्फर होगा, कितने मोड होंगे, 3 मोड होंगे। बिल्कुल सही किया, ठीक है। ये धनावेशित आवेशित, कोलाइडी विलियन में तो एनसीईआरटी से बढ़िया कोई बुक है ही नहीं। कोलाइडी विलियन एनसीईआरटी में एक टेबल बनी हुई है, डायरेक्ट उसको लर्न कर लेना है कि कौन से पे पॉजिटिव चार्ज होता है और कौन से पे नेगेटिव चार्ज होता है और कौन सा न्यूट्रल होता है। तो एक टेबल बनी हुई है एज इट इज, ऑफलाइन क्लास में हमने उसको बच्चों को दिया भी है। वो टेबल है, वो कहती है कि आपका जो हीमोग्लोबिन है ना, वो धना। थैंक यू आप लोगों का इस सेशन में जुड़ने के लिए। अब देखो प्यारे बच्चों, आधार क्लासेस में सेकंड ग्रेड ज्ञान और भी सारे जितने भी सब्जेक्ट हैं उनकी क्लासेस के बैचेज बहुत अच्छे तरीके से रन कर रहे हैं। फर्स्ट ग्रेड के बैचेज भी रन कर रहे हैं। यहाँ जुड़िए और आप लोग एक डिफरेंस फील करेंगे। आपको कहीं दूर भागने की ज़रूरत नहीं, कहीं भागने की ज़रूरत, आप हमसे जुड़िए। वास्तव में ईमानदारी से कहता हूँ कि आप डिफरेंस फील करेंगे। एनसीईआरटी से डायरेक्ट क्लास आरपीएससी सवाल पूछ रही है और एनसीईआरटी आधारित यहाँ अध्यापन करवाया जा रहा है, ठीक है। तो आप लोग हमसे जुड़िए। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, सेकंड ग्रेड का कोई एक दूसरा टॉपिक लेंगे। जल्द ही हम सेकंड ग्रेड के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन यूनिट वाइज वो सीरीज़ भी आप लोगों के लिए आएंगे, फर्स्ट ग्रेड के लिए भी लेके आएंगे। तो जुड़े रहिए आधार क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म से और ऑफलाइन संस्था से। धन्यवाद। गुड नाइट।